अभी जो चाइना का चेंजेस आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि अब चाइनीज जो हैं आपके लिए, मतलब इंडिया के लिए जो हैंड्स ऑफ फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, कि क्या ये रियल है या एक टैक्टिकल है। चाइना को ट्रस्ट करना डिफिकल्ट है, पर जैसे मैं बिलीव करता हूं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको किसी को ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि आप टैक्टिकल लेवल पे रहिए, आप उनसे डील करिए, जैसे यूएस कई हद तक करता है। कि अगर सारे इंडियंस अमेरिका में जो इस समय हैं, उन्होंने दिवाली की छुट्टी लेके 2 दिन के लिए इंडिया वापस आ जाए, तो उन्होंने बोले कि फिर अगले ही दिन अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा। कि काफ़ी सारे इंडियन फेस या इंडियन ओरिजिन या आप कह रहे हैं जो भी इंडियंस की जो दिख रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक्चुअली हम उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि एक्चुअली दे आर अमेरिकन्स। अगर वो है भी इंडियन ओरिजिन, वो है अमेरिकन, और उनका पहला प्रायोरिटी है अमेरिका के इंटरेस्ट को देखना। डीप सीक बना दिया चाइना ने, एआई को काउंटर कर दिया, तो है तो जनरेटिव। जापान भी आपके साथ है। बहुत सारी चीजें, ऐसा रेनेसां जब होगा, जब रिवोल्यूशन होगा एशिया सेंट्रिक रिवोल्यूशन, तो वो डिपेंडेंसी भी खत्म होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, उसमें बहुत टाइम लगेगा, ये एकदम से तो नहीं होने वाला है। मतलब नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में तो मुझे नहीं दिख रहा है। इट माइट हैपन, बट इसको थोड़ा टाइम लगेगा ये पूरी चीज होने में। पर हाँ, जैसे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वेस्ट ने या मेनली अमेरिका ने, या जितनी इन्वेस्टमेंट R&D में अमेरिका या वेस्ट में उन्होंने करे हैं, अभी भी हमारे यहाँ कम है। चाइना यस करा रहा है, पर चाइना इस समय मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा है, उसका अभी R&D इनोवेशन उसमें उतना नहीं है। ऑटोमेशन में आ रहा है, पर ये कोई इतना बड़ा इस समय चाइना का कंट्रीब्यूशन नहीं है। पर ठीक है, वो कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करके बना ले रहा है। बट इसमें मेन चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन, उसके साथ साथ जिसको फ्रीडम बोलते हैं, जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम हो, या फिर जो फ्यूचरिस्टिक फ्रीडम आपको मिले, जिसमें आप जो किस डायरेक्शन में ग्लोब मूव करेगा यहाँ से, चाहे टेक्नोलॉजिकली हो, चाहे वो वेल्थ वाइज हो या कुछ हो, उसके लिए जो रिसर्च, जो कुछ बैकअप चाहिए, वो अभी भी वेस्ट के कब्जे में है। तो अभी ये कह देना कि ठीक है हमारी सेंचुरी है, पर हम उसको कैसे, ये पूरी जो शिफ्ट हो रही है, ग्लोबल शिफ्ट हो रही है कि यूरोप से हटके, जो ट्रांस अटलांटिक बॉर्डर से हटके अब वो ट्रांस पैसिफिक या फिर जो इंडो पैसिफिक या एशिया का जो सेंचुरी बनने जा रहा है, उसमें एशियन कंट्रीज किस तरह का पोजीशन है, उसको रिसीव करने के लिए वो ज़्यादा मायने रखता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे हमारी इंडिया में इस समय कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं कई एरियाज़ में, अभी बहुत सी स्टेट्स हैं वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम इंटरनली कैसे इसको ऑब्जर्व करें, जो चीज़ हमको मिल रहा है, साथ ही साथ हम अपना कैपेबिलिटी डेवलप करें। वो कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए जैसे इंडिया ने एक मेक इन इंडिया करा है, चाइना ने भी एक मेक इन चाइना किया, लोकल कर रखा है उसने। हाँ। ताकि वो कितनी देर बाद वो आके कारगर होता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि चाहे यूएस का नासा से लेके, यूएस की नेशनल हेल्थ सर्विस से लेके, यूएस की सिलिकॉन वैली से लेके, यूएस की मेजर बैंकिंग इंडस्ट्री से लेके, यूएस की आईटी इंडस्ट्री, आज भी इंडियन टैलेंट वहाँ पे भरपूर है। पर लोग ये पूछते हैं कि वो फिर इंडिया में क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उस हिसाब से मतलब वो माहौल हमने यहाँ क्रिएट नहीं किए हैं, सिस्टम नहीं करे हैं। और वो हम कितनी क्विकली करते हैं, कितनी रोबस्टली करते हैं और कितनी स्ट्रांगली हम करते हैं, और उसमें सेंटर स्टेट का जो कंबाइंड एफर्ट है वो कितनी राइट डायरेक्शन पे जाती है, वो डिटरमिन करेगा कि हम जो ये शिफ्ट हो रहा है हम उसका कितना एडवांटेज ले पाएंगे, और हम लेके उसको फिर हम क्या बनना चाहते हैं। ये हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मैं कई लोगों से ये रिसीव भी किया हूँ ये क्वेश्चन। और मैं जब जाता हूँ कभी गल्फ कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज़ में या साउथ ईस्ट एशिया में या यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने के लिए, तो मेरे से पूछते हैं कि ये आप बताइए कि इंडिया जिस ढंग से ग्रो कर रहा है, और अगर इसने आने वाले 20 ईयर्स या 30 ईयर्स तक ऐसी डबल डिजिट ग्रोथ तक पहुँच के और उससे आगे भी चला जाए, तो इंडिया किस तरह का पावर बनना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। जैसे चाइना का अपना है कि उसको बोलते हैं कि रिविजनिस्ट पावर, पर इंडिया एक रिफॉर्मिस्ट पावर। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया जो है
पूरी ग्लोब में ग्लोबल पावर बन जाएगा और सारी कंट्रीज को कब्जे में ले लेगा या अपनी इन्फ्लुएंस को इन्फोर्स कर देगा, वो नहीं है। इंडिया हमेशा एक कोऑपरेटिव रिलेशंस को आगे बढ़ाता है और यही स्लोगन है जिसको वसुंधैव कुटुंबकम बोलते हैं कि वी ऑल कंसिडर दैट द होल ग्लोब और ऑल द कंट्रीज, ऑल द ह्यूमैनिटी इज वन फैमिली। ये कंसेप्ट इंडिया में आज नहीं, ये पिछले अपन बात शुरू कर रहे थे महापात्रा जी कि चाइना और भारत, चीन और भारत सिर्फ हिमालय का ही तो है, लेकिन आपने कहा 100 मीटर दूरी है दोनों के बॉर्डर की, तो उसकी क्या संभावनाएं हैं? देखिए, अभी जो चाइना का चेंजेस आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि अब चाइनीज जो हैं आपके लिए, मतलब इंडिया के लिए जो हैंड्स ऑफ फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, कि क्या ये रियल है या एक टैक्टिकल है। कल को कोई, मान लीजिए चाइनीज इकोनॉमी कल को ठीक हो जाती है या चाइनीज मिलिट्री पावर कुछ थोड़ा उसको लगने लगता है कि मैं कुछ बड़ा बन गया हूँ, कल वो कैसे बिहेव करता है उस पर ये डिपेंड करेगा कि ये जो चेंज हुआ है चाइना के अंदर, क्या ये स्ट्रैटेजिक है या ये लॉन्ग टर्म है या एक जस्ट एक मौके का फायदा या जो एक पर्टिकुलर टैक्टिकल चेंज जिसको बोलते हैं वो है। अगर ये लॉन्ग टर्म है, बहुत कुछ हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में, और दोनों मोस्ट पॉपुलस कंट्री, रादर इंडिया इज नाउ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये 140-150 बिलियन पॉपुलेशन को फीड करना और उनकी ग्रोथ की बात करना, अगर ऐसा कुछ हो जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये ट्रूली एशियन सेंचुरी या गोल्डन सेंचुरी फॉर एशिया होगा। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि संदेह संदेह संदेह, सच में संदेह तो है। चाइना के अंदर इतना ज्यादा संदेह है, उनके यहाँ ही कभी वो उसके जो मोस्ट जो फॉर्चुनेट व्यक्ति हैं वो गायब हो जाते हैं, रक्षा मंत्री गायब हो जाते हैं, बाकी तमाम चीजें। तो क्या चाइना पे कितना विश्वास बने, या फिर क्या चाइना इससे अपने सुधारने की दिशा में बढ़ चला है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो? अब जैसे कि हम जानते हैं कि बताया जाता है कि ट्रस्ट इज ए डिफिकल्ट गेम, आप किसको ट्रस्ट करें किसको नहीं करें। हाँ, एक चीज होती है कि किसी भी, जैसे कहा जाता है मिलिट्री डिप्लोमेसी में, कि किसी भी कंट्री या किसी भी आदमी के बारे में आप कोई चीज जानने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा उसका मिरर होता है उसका इतिहास, उसने हिस्टोरिकली कैसे बिहेव किया है, आज कैसे कर रहा है या कल क्या बिहेव करेगा, जो बोल रहा है वो कितना सच है वो अलग बात है, बट उसने पिछले 10, 20, 50, 100 साल में कैसे बिहेव किया है। गोइंग बाय दैट फैक्टर, यस, चाइना को ट्रस्ट करना डिफिकल्ट है, पर जैसे मैं बिलीव करता हूं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको किसी को ट्रस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि आप टैक्टिकल लेवल पे रहिए, आप उनसे डील करिए, जैसे यूएस कई हद तक करता है। जैसे कल तक अगर हम देखें कि यूएस वियतनाम जो वॉर हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड एंड डाइड, बट आज यूएस वियतनाम को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऑफर दे रहा है। सिमिलरली चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर यह है कि अगर इंडिया चाइना को ट्रस्ट करे या ना करे, उससे बेहतर यह है कि हमें चाइनीज कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ उनकी जो एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग में और उनकी इन्वेस्टमेंट को देखना पड़ेगा, रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया के हित में है वो हमें करना चाहिए। और जिसमें हमें ये लगता है कि यार ये चीज़ जो है आगे चल के हम मेरे लिए कोई ट्रैप बन सकता है या कोई खतरा बन सकता है, या मेरे को जो चाइना का टर्म्स एंड कंडीशंस है हमको क्लियरली वेरीफाई करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान ने जैसे ही चाइना इन्वेस्टमेंट आया तो इन्होंने क्या करे कि वो पाकिस्तानी या श्रीलंकन या नेपाली कहता है कि ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, पर चाइना कहता है कि ये लोन है। ये आज भी क्लियर नहीं है कि जो बीआरआई के अंडर जो पैसा ये जो कंट्रीज को मिला, हाँ, जितनी कंट्रीज को मिला है वो लोन है या इन्वेस्टमेंट है। जो होस्ट कंट्री है जिसने रिसीव किया है वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट है, जो दे रहा है वो कह रहा है कि लोन है। तो व्हाट इज द ट्रूथ? तो क्योंकि इसमें ये हुआ है कि मैनिपुलेशन हुआ है, चाइना ने कुछ बोला है और एग्रीमेंट में कुछ और हुए, तो इसीलिए जब भी जो बीआरआई का एग्रीमेंट्स चाइना ने इन तमाम कंट्रीज के साथ साइन किया है, उसका नंबर 1 क्लॉज है कि वो पब्लिकली ये डिस्क्लोज नहीं होगा और इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्यों? जब ये कोई बिजनेस या इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, इसमें पब्लिक को जानना आवश्यक है। अगर हम जितना कोई चीज को इवैल्यूएट करेंगे, हम उसके बारे में और श्योर हो जाएंगे। ये एग्जांपल्स है जिसमें कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सो जब एक नेबर है, अब चाहे इंडिया या चाइना कुछ भी कर लें, जैसे बोलते हैं डिप्लोमेसी में कि यू कैन
चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज द ज्योग्राफी। तो वो हमारा पड़ोसी है तो है, क्या करें। तो हमको डील करना पड़ेगा। ऐसा कह देना कि चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं या वो है, वो मैं मानता हूँ, उसकी गोइंग बाय चाइनीज एक्शंस चाइना को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। पर जिन जिन लोगों ने ये इस चीज़ को फैलाते हैं कि भाई चाइना को ट्रस्ट करना मुश्किल है, मैं देखा हूँ कि सारे लोगों ने चाइना के साथ सबसे ज़्यादा बिजनेस किए हैं। अगर मैंने देखा हूँ कि चाइना और यूएस के बीच में $500 बिलियन का ट्रेड है, तो अगर हमारे बीच में भी है तो है। बट हाँ, चाइना के कुछ चीज़ों को हमको केयरफुली इवेलुएट करना है, उसकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कंसिक्वेंस को देख के फिर हम जो भी डील उसके साथ साइन करें, और उसको पीरियडिकली हम मॉनिटर करते रहे कि क्या इस जो डील मेरे और चाइना के बीच में हुआ है वो उसको पालन कर रहा है या वो डिविएट कर रहा है। अब हमने इस बीच भी देखे हैं कि चाइनीज कंपनीज इंडिया में आके, चाहे वो क्या नाम है, मोबाइल फोन कंपनीज हैं या कोई और भी कंपनीज हैं, इन्होंने क्या करे हैं, इन्होंने कई सारे मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं यहाँ पे। तो वो चाइनीज कंपनीज ये सब जगह जाके ऐसा ही मतलब चीज़ें करे हैं। तो इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इंडियन गवर्नमेंट को केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे कि नहीं, हम जो चाइनीज मोबाइल कंपनीज हैं हम तो पूरी तरह उनको बंद कर देंगे या उनकी फैक्ट्री खत्म कर देंगे, उनको यहाँ से निकाल देंगे, उससे इंडिया का कोई फायदा नहीं होना है। तो इंडियन कंज्यूमर को अगर आज फायदा हो रहा है तो, पर इसी के साथ साथ इंडिया को अपनी जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है या आत्मनिर्भर भारत है उस पर काम करने की जरूरत है। और उसके मेक इन इंडिया के अंदर अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज इन्वेस्टमेंट या चाइनीज बिजनेस एक्सपीरियंस की हमें कोई लर्न करने की जरूरत है, इंडिया को अवश्य करना। जो नया रिजीम है, ट्रम्प का रिजीम है, और उस रिजीम में जैसे तुलसी गवार्ड है, कश पटेल है, भारतीयों की बड़ी भूमिका है उसके पॉलिसी मेकिंग में, वो लोग कैसे हैं और उससे अमेरिका और भारत के रिश्ते कैसे प्रभावित होंगे? क्या मानना है आपका कि लगातार ही आ रहा है कि तुलसी गवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे तो अचानक से मिली, अकेले मिली, बहुत देर तक मिली, और उनके हाथ में पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस का सूत्र है, इसको कैसे देखते हैं आप? इंडिया यूएस रिलेशंस है वो एक्चुअली अगर हम देखें तो एक बहुत नेचुरल रिलेशन है एक लेवल पे। तो जैसे कि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एक वर्ल्डेस्ट डेमोक्रेसी है तो दूसरा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ऊपर से क्या है कि जो इंडियन डायस्पोरा का जो कंट्रीब्यूशन यूएस इकोनॉमी से लेके, उसके कल्चरल हेरिटेज से लेके, उसकी पॉलिटिकल लाइफ से लेके, उसके स्ट्रेटेजिक विजन में बहुत कुछ इंडियंस ने रोल प्ले किए हैं। आज अगर आप कहेंगे कि कुछ दिन पहले मैं एक यूएस डेलीगेट के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने मेरे से ये जो अभी कुछ इलीगल माइग्रेंट्स को लेके जो इशू अभी चल रहे हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, उस पर वो चर्चा चल रही है। तो उन्होंने एक दिन कहे, मेरे से पूछे कि इसको आप कैसे देखते हैं और क्या फ्यूचर आप देखते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप मेरे को बताइए कि अगर सारे इंडियंस अमेरिका में जो इस समय हैं उन्होंने दिवाली की छुट्टी लेके 2 दिन के लिए इंडिया वापस आ जाए, तो उन्होंने बोले कि फिर अगले ही दिन अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ये स्थिति है क्योंकि वहाँ चलाने के लिए सारी सिस्टम को कोई नहीं है सिवाय इंडियंस। और इंडियन डायस्पोरा जो है, वैसे तो बहुत सी डायस्पोरा अमेरिका के अंदर है, ये तो फिर ये जो हथकड़ी लगा के भेजी जा रही है, बेड़िया लगा के भेजी जा रही है, ऐसा बिहेव क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए वो हथकड़ी वाली चीजों को थोड़ा सा एग्जैजरेट किया गया है। ये यूएस मिलिट्री का लॉ है कि to treat people in only 2 ways, one is combatant, another is non-combatant। तो ये जो है इनको नॉन कम्बैटेंट के रूप में ट्रीट करते हैं। और ये जब भी ये जो हुआ है, जो हथकड़ी लगाना है, ये अधिकतर होता था जब ये अफ्रीकन कंट्रीज या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से जो लोग आते थे, जब ये उनको डिपोर्ट करते थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ पैसा और अपना प्रेस्टीज सब कुछ दांव पे लगा के अमेरिका में आए थे। जब आप वापस भेजते हो तो वो बहुत रिएक्टिव बिहेवियर करते हैं जब वो प्लेन के अंदर होते हैं। तो इसलिए एक सिक्योरिटी पर्पज से हाथ में इंडियन के साथ तो ऐसा तो नहीं है। अब जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी विजिट के दौरान ये रिक्वेस्ट करके आए थे, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्सेप्ट भी कर लिए। और वुमेन चिल्ड्रन के ऊपर तो ऐसा लागू नहीं होगा और ओवरऑल उसमें कुछ चेंजेस आएगा। बट मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगल माइग्रेंट्स को, पर्टिकुलरली इंडियन इलीगल माइग्रेंट्स को टारगेट किए हैं, ये ट्रेंड ऐसा नहीं रहेगा, ये रिवर्स होने वाला है।
अब ये कैसे, किस आधार पे? हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि जो इलीगल आज तक कहा जा रहा है, हो सकता है कि इंडियंस की जरूरत पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा, मे बी मोर देन 200 टाइम्स। वो कैसे, योग क्यों? हाँ, वो अगर अमेरिका में जो वो कह रहे हैं कि उनका मागा चल रहा है, कि उनका भी एक तरह का मेक इन अमेरिका चल रहा है, वो अगर आपको अमेरिका में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है और वो सब करना है, लोग हैं कहाँ आपके पास? अब अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं या अमेरिकन जो है जिसका आबादी है, अब वो मतलब फंडामेंटल एजुकेशन नहीं ले रहा है, मतलब वो जो फंडामेंटल एजुकेशन ले रहा है इट इज़ नॉट यूजफुल एट ऑल। तो अब वो क्या हो रहा है कि जैसे अमेरिकन स्कूल्स में आज के तारीख में आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उसको ऑप्शनल कर दिया गया। और पॉलिसी मेकिंग बॉडी में बहुत सारे इंडियंस आ गए हैं। हाँ, ऐसा तो करना पड़ेगा। वो एक एरिया है जिसकी आपने जिक्र करे हैं कि काफी सारे इंडियन फेस या इंडियन ओरिजिन या आप कह रहे हैं जो भी इंडियंस की जो दिख रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक्चुअली हम उसको बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि एक्चुअली दे आर अमेरिकन्स। अगर वो है भी इंडियन ओरिजिन, वो है अमेरिकन और उनका पहला प्रायोरिटी है अमेरिका के इंटरेस्ट को देखना। हमें उतना नहीं पढ़ना चाहिए कि वो किस तरह का शकल है उनका, इंडियन जैसे दिख रहे हैं ना, हो सकता है कि सोच में कुछ और हो। बट हाँ, ये जरूर हुआ है कि वो जो भी लोग ट्रंप ने हायर करे हैं अपनी कैबिनेट में या सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिस्टम से लेकर डिप्लोमेसी से लेकर बिजनेस में लेके, वो इंडियन डायस्पोरा अपनी मेरिट अपनी स्किल के बलबूते पे आया है, ना कि किसी की सिफारिश या किसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे यहाँ पे आया है। ट्रंप बहुत क्लियर है कि इंडियंस आर रियली टैलेंटेड। वो इसीलिए जब भी हमारे इंडिया के बारे में या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वेरी टफ नेगोशिएटर। ऐसा क्यों कहते हैं? वो ये हिंट कर रहे हैं कि जो चाल अमेरिका ने दूसरी कंट्री के खिलाफ चले हैं वो तो काम कर गया, मगर इंडिया के खिलाफ काम नहीं करता है। अब जैसे मैं अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे तो कई दिन तक मैं लोगों को जवाब देता फिरता रहा कि वो कह रहे हैं कि यार डॉक्यूमेंट क्या कुछ साइन नहीं हुआ। हम डॉक्यूमेंट साइन करने गए ही नहीं थे, हम ये करने गए थे कि हम एक दूसरे का विचार को जान लें कि आप किस डायरेक्शन में जानना चाहते हैं, आप मेरे को कैसे सोचते हैं या मेरे बारे में कैसे सोचते हैं, आप मेरे को कहाँ देखते हैं। तो वो होता है। तो जो अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं, जो इंडियन फेसेस आप कहते हैं या जो भी डायस्पोरा फेसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं। और ये तो सिर्फ आपको फ्रंट में देख रहे हैं, बैक एंड में बहुत सारे लोग हैं। अभी तो हम कह रहे हैं कि ट्रंप उठेंगे, बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, पूरे व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ इंडियन और इनके व्यक्ति हाथ पे। हाँ, इसका लिंक आपको थोड़े कुछ महीने पहले के जाना पड़ेगा। ये जो भी लोग आए हैं आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये सारे लोग रिपब्लिकन इलेक्शन कैंपेन में पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में जुड़े हुए थे। खाली जुड़े नहीं हुए थे, काम नहीं करे थे, कंट्रीब्यूट भी करे थे मॉनिटरली, अपनी टाइम सब कुछ दे के वो जुड़े हुए थे। एक्चुअली इस समय अमेरिका में मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडियन डायस्पोरा, एवरीबडी वाज सफरिंग फॉर लास्ट 4-5 इयर्स, पर्टिकुलरली जो भी कोविड या पोस्ट कोविड के फेज में, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है इस समय बहुत टॉप में है। हर कोई इस समय परेशान है। तो वो चाह रहे थे कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो अमेरिकन सिटीजन या जो ऑर्डिनरी पब्लिक है उसकी हित में कुछ काम करे और इन्फ्लेशन वगैरह जैसे इकोनॉमिक इश्यूज है उसको रिजॉल्व करे। उसमें इंडियंस की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है, इवन स्टेट वाइज और अदरवाइज गवर्नमेंट में भी, आउटसाइड गवर्नमेंट में भी, इवन बहुत सी एनजीओज जो अमेरिका में इस समय चल रहा है उसमें इंडियन वर्कर्स की बहुत बड़ी रोल है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो, आईटी हो, एजुकेशन हो, कहीं पर भी आप लीजिए। तो ये इस रोल का इंडिया को फायदा होगा? जैसे कि अभी एक बड़ी खबर आ रही है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद कहा है, यूएस एड को बंद किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं देना 21 मिलियन इंडिया को इलेक्शन प्रोसेस बढ़ाने के लिए, इंडिया के पास बहुत पैसा है। इसी ढंग से और भी चीजें, इंटेलिजेंस रेट बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे जो खालिस्तानी फोर्सेज हैं उससे ऑपरेट हो रहे हैं, कुछ इस्लामिक मूवमेंट वाले लोग ऑपरेट हो रहे हैं, और इन सब के बारे में पृष्ठभूमि रही कि अमेरिका से बाकी उस वेस्टर्न वर्ल्ड से कहीं ना कहीं उसको चंदा पैसा मिलता रहा था। तो इंडिया को डिस्टर्ब, जैसे JNK का इशू है, उन सब पे असर पड़ेगा? ये प्रो इंडियन तो नहीं कहिए, इंडियन डायस्पोरा के लोग अगर ट्रंप प्रशासन के पास है तो
एंटी इंडिया जो वहां से चीजें आती थी वो कम होंगी? हाँ, ये जरूर कम होगी। जो एक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली जो पिछले 4 साल में हमने देखे हैं कि अगर देखें तो इस समय एक्चुअली बड़ी फनी सिचुएशन है कि जो डेमोक्रेट्स होते थे तो वो एक्चुअली एंटी वॉर और वो प्रो डेवलपमेंट और इस तरह के मतलब चीज़ों में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग उसमें देखे जाते थे मतलब अतीत में। अब इस 4 साल में बिल्कुल अलग देखने को मिला और ये भी देखने को मिला कि जो रिपब्लिकन्स पहले वॉर, प्रो वॉर और रिजिम चेंज इन सब में पढ़ते थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम डेवलपमेंट फ्रेंडली है और हम मतलब रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं और हम वॉर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो वो काफ़ी अमेरिका के अंदर भी चेंज हुआ है। फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री का ये होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स इंटरनल पॉलिसी, जो इंटरनली हो रही है उसी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ, इंडिया को कुछ एरियाज में फायदे होंगे पर ये कुछ चैलेंजेस भी लाएगा कि जो इंडियंस ट्रम्प या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इस समय हैं तो वो अमेरिका के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए है, ना कि इंडिया या किसी और कंट्री के इंटरेस्ट के लिए है। नंबर 2, हाँ, इंडियंस होने से पर्टिकुलरली उन लोगों की जो थॉट अगर हम चेक करें, जैसे कैश पटेल हैं या फिर मैडम तुलसी गबार्ड हैं या कुछ और लोग हैं, इन्होंने पहले से स्टडी करे हैं कि जो यूएस फॉरेन पॉलिसी रहा है पिछले 4 साल में उसका डिजास्टर्स कंसिक्वेंस हुआ है और उससे सबसे बड़ी डैमेज हुआ है कि जो इंडो यूएस रिलेशंस जिस ढंग से मूव कर सकती थी वो आज ट्रस्ट डेफिसिट के लेवल पे आ गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कुछ चीज कहे थे मगर पात्रा जी ये 4 साल की बात नहीं है। जैसे यूएस के रोल को कई बार साफ बात करें तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में अभी मूवमेंट होता है, खासकर रिलीजियस मूवमेंट होता है क्रिश्चियनिटी के लिए, कन्वर्जन के लिए, फिर आप जम्मू कश्मीर आ जाइए या इंटरनल जो भी डिस्टर्बेंस है उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड का, वो यूएस लेड हो या जैसा भी हो, कहीं ना कहीं सूत्र पता लगता है कि भाई भारत को डिस्लैप्स करने की चीजें हो रही है। खुल के आ रहा है कि पैसे भेजे जा रहे हैं यूएस एड के नाम पे, बाकी चीजों के नाम पे, तो उस पे विराम लगेगा क्या? ये मैं स्पेशली ये विराम जरूर लगेगा, क्योंकि अभी अगर आप यूएस इकोनॉमी का हाल देखेंगे और जिस ढंग से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन जीते, जो मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की स्लोगन की बेसिस पे, उसमें ये है कि अमेरिकन एम्पावरमेंट या अमेरिकन इकोनॉमी को रिस्टोर करना और वो लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना वो इनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। तो कहीं ना कहीं एक अमेरिका का विड्रॉल तो होगा कई सारे एरियाज से। बाइडेन का जो वे ऑफ फंक्शनिंग था उसमें कुछ कमियां दिखता था कि वो कुछ कहते थे आपके मुंह के सामने, और जब भी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं बहुत गर्मजोशी से और बहुत वार्म वेलकम दिए, ऐसा नहीं है। पर कुछ लोग जुड़े हुए थे जो प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, वो नहीं चाहते थे कि मतलब जो इंडिया है उसकी राइज इतना फास्ट हो जाए या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को इतना खुली छूट दी जाए। तो वो आपके जो नेबरहुड है वहां पर कुछ कुछ उंगलीबाजी इसलिए करते थे ताकि इंडिया की राइज को रोका जाए। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप या जो उनके टीम है वो उसमें जिसमें इंडियन फेसेस भी हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर एशिया में कोई एक स्ट्रॉन्ग पावर हमारे लिए चाहिए वो हमारा इंडिया ही बन सकता है एज ए नेचुरल पार्टनर, और वो काफ़ी हद तक प्रूवन भी है। जो इंडिया का इथॉस है, जो मोटो है, वही अमेरिका का भी मोटो है। अगर इंडिया राइज करती है एशिया में, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग उसको थ्रेट समझते थे अमेरिका के लिए फ्यूचर में, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो उसको फायदे का सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया का राइज होता है वो यूएस ग्रोथ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। इसको और मुझे साफ कीजिए। अब तक जैसे चाइना ग्रोथ की कहानी है, पूरी ग्रोथ की कहानी है कि यूएस ने पूरी तरह से मदद किया और उसकी वजह से चाइना पहुंच गया। करेक्ट। क्या चाइना या चीन के लोग, चाइना मैं बोल रहा हूँ, चीन अपने लिए एक शब्द है, तो चीन के लोग क्या ये महसूस करेंगे कि भाई उस एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय ज्यादा हैं और भारतीय मूल के लोग ज्यादा हैं, तो वो कंफर्टेबिलिटी चीन के लिए नहीं उपलब्ध होगी इस डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जितना कि भारत को है? हाँ, थोड़ा बहुत उनको लगता है। और उस समय आज की तारीख में हर कंट्री इस दुनिया में रिलीजियस आइडेंटिटी या जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको परस्यू कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो इंडियन ओरिजिन के होने के नाते थोड़ा बहुत इंडियन कनेक्शन या एक इंडियन कल्चरल इम्पैक्ट उनके ऊपर हो सकती है। पर वो सबसे पहले हमें, इवन में चाइनीज भी जो ब्लॉग्स हैं या उनकी जो ऑफिशियल्स की जो स्टेटमेंट है, वो ये भी जानते हैं कि वो फर्स्ट दे आर अमेरिकन, सेकेंड दे कैन बी एनीथिंग एल्स।
बट हाँ, जो चाइना यूएस का रिलेशंस हैं वो पहले से ही डैमेज हो रखा है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर हम देखेंगे कि जो बाइडेन साहब के जो सन के जो केसेस थे और वो सबको अगर हम रीअसेसमेंट करेंगे, हमको साफ नज़र आएगा कि डेमोक्रेट्स के साथ चाइना का एक स्पेशल रिलेशनशिप था जो लिवरेज रिपब्लिकन के साथ नहीं है और पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं है। हाँ, ट्रंप के साथ जो कुछ इंडियन एडवाइजर्स हैं, they are not anti-China because of India or Indian influence, because of American interest. Actually जो चाइना ने जिस ढंग से अमेरिकन इंटरेस्ट को डैमेज किया है, चाहे किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए, पिछले 10 साल में ऐसा किसी कंट्री ने इतना नहीं करा है, ना कभी सोवियत यूनियन ने करा था, ना रशिया ने करा है। आपसे एक बात नहीं पूछी जाएगी तो बातचीत अधूरी रहेगी। अभी जो अप्रोच है, प्रधानमंत्री जब हो के मिल के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप के जो भाषण है, बोलने के तरीके हैं, और इसके अलावा जिस ढंग से लोगों को वहां से भेजा जा रहा है, एक रिफ्ट सा दिख रहा है, बड़े कायदे से लग रहा है कि वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। वो जो फल मिलना था दोनों मुलाकात से, वो फुल मुलाकातें कहा कुछ और गया, नतीजे कुछ और आ रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है? नहीं, मैं उसको ऐसे नहीं देखता हूँ। एक्चुअली जब ट्रंप, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को आते हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं हुआ है। पहले तो उनको अमेरिका के अंदर की बहुत सी चीज़ों को साफ सफाई करनी है, जिसके लिए वो प्रतिज्ञाबद्ध भी है, और ये उनका इलेक्शन का एजेंडा भी रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट भी दिए हैं। और पहली बार किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपनी वोट भी मिला है, प्लस यूएस सेनेट और कांग्रेस दोनों बॉडीज में उनको मेजॉरिटी मिला है। नाउ प्रेसिडेंट ट्रंप को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो भी प्रॉमिसेस करे थे कैसे करेंगे और उसका बेनिफिट कैसे अमेरिकन लोगों को मिलेगा। पर साथ ही साथ जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि अगर वो इन्होंने ऐसा कुछ कहे हैं, जो कर रहे हैं, वो एक्शन में कुछ गैप नज़र आ रहा है, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए। जैसे मैंने कहा कि अगर वो जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अमेरिका में, जो फार राइट ग्रुप्स हैं, कि सारे इंडियंस को यूएस से हटा दो, या इंडियंस आर नॉट गुड, इंडिया हेड कैंपेन भी चला है, अभी भी चल रहा है। उसमें हमको अगर नहीं पढ़ना चाहिए उतना ज़्यादा, पर हाँ ये मुझे लग रहा है टेम्पररी है, क्योंकि अगर अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है या जाएगा, या अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करेगा, या अपनी जो लॉस्ट ग्राउंड को रिकवर करेगा, only country or only population that can help America to come back quickly is the Indians. There is no other way. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ चीज हम जीवन में चाहते हैं और कुछ हम नहीं चाहते हैं। अब हमारी चाहत और नहीं चाहने का कोई टॉपिक नहीं रह गया। अब इंडियंस को बुलाना ये ट्रंप की मजबूरी हो जाएगा कुछ ही दिनों में। आई विल से विद इन 1 ईयर ये जो भी कुछ चल रहा है इस समय, वो शुरू में होगा। दूसरी चीज़ है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स होता है, वो सबसे पहले एक बबल बनाते हैं, एक बैलूनिंग करते हैं, फिर जब वो डिस्कशन करने जाते हैं तो फिर उसमें एक वो अपना रखते हैं। तो इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो वो सोचते हैं कि कुछ कंट्रीज के ऊपर काम कर गया, वो शायद इंडिया के ऊपर काम कर जाए। एक्चुअली इंडिया इज अ टू बिग कंट्री। नंबर 2, इंडिया अंडरस्टैंड्स ट्रंप मच बेटर देन ट्रंप कैन अंडरस्टैंड इंडिया। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। महापात्रा जी उन लोगों में शामिल हैं जो अमेरिका और चीन को बहुत नजदीक से और गहरे तरीके से समझ रहे हैं, देख रहे हैं और उस पर सलाह दे रहे हैं लोगों को। दर्शक, आप इससे लाभान्वित जरूर हुए होंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। आभार आपका। थैंक यू।